रिद्धिमा जब अपने कमरे में पहुंची तब कुणाल हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुका था। रिद्धिमा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखकर कुणाल ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मी से बात करने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? सब ठीक है ना? रिद्धिमा अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने कुणाल की बात ही नहीं सुनी। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कुणाल ने पलटकर रिद्धिमा की तरफ देखा। एक बार उससे फिर से पूछा, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? लक्ष्मी से क्या बात हुई तुम्हारी? रिद्धिमा इस बार कुणाल के सवाल से चौंक गई। हाँ कुणाल, बात हुई ना। वह लड़की मुझे कुछ अजीब सी लगती है। याद है उस दिन रेगिस्तान में मैंने कहा था कि उस पेड़ के पास मैंने किसी को देखा था? कुणाल ने अपने ऑफिस का बैग उठाया और फिर रिद्धिमा के करीब आकर धीरे से कहा, हाँ तुमने बताया था मुझे, क्या हुआ? रिद्धिमा ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है कुणाल वह पेड़ के पास उस दिन लक्ष्मी थी। कुणाल को इस वक्त लग रहा था शायद रिद्धिमा लक्ष्मी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। कुणाल ने रिद्धिमा को समझाया, छोड़ो ना, और हो भी सकता है गांव के रहने वाली है, वहां गई होगी किसी काम से। रिद्धिमा ने कुणाल को बताया कि उसने इस बारे में भैरव सिंह से पूछा था, लेकिन भैरव सिंह जी ने मना कर दिया कि वे लक्ष्मी को कहीं नहीं जाने देते। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद कुणाल ने उसे लक्ष्मी और भैरव सिंह जी की बात पर भरोसा करने के लिए कहा, देखो रिद्धिमा, लक्ष्मी उनकी बेटी है और इससे ज्यादा उन्हें कौन जान सकता है। अगर वह कह रहे हैं कि लक्ष्मी गांव से बाहर अकेली नहीं जाती है तो नहीं जाती होगी ना। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो यार, परेशान मत हो। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कुणाल, मैं समझ गई। कुणाल हॉस्पिटल के लिए जा चुका था। रिद्धिमा, भैरव सिंह जी और रुक्मा देवी के साथ उस हवेली में थी। हाँ, वह बात अलग थी कि हवेली के पिछले हिस्से में भैरव सिंह जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इसी वजह से रिद्धिमा को किसी भी तरह का कोई खतरा या डर महसूस नहीं हो रहा था। रिद्धिमा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। छोटे से गांव में इस बड़ी सी हवेली के अंदर रिद्धिमा के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। रिद्धिमा अपने कमरे की खिड़की से आंख फाड़ फाड़ कर बाहर की तरफ देख रही थी। ठीक उसी वक्त उसे अपने कमरे के दरवाजे पर किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। रिद्धिमा ने अंदर से आवाज देते हुए पूछा, कौन है वहां पर? लक्ष्मी, तुम हो क्या? अंदर आ जाओ। कुछ ही देर बाद वही भारी भारी घुंघरू वाली पायल पहनने वाली लक्ष्मी रिद्धिमा की नजरों के सामने खड़ी थी। उसने अभी भी अपना घूंघट अपने मुंह पर डाला हुआ था। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, यहाँ इस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम चाहो तो अपना घूंघट हटा सकती हो। तुम्हें मुझसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धिमा की बात सुनते ही लक्ष्मी ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया। इस बार रिद्धिमा ने लक्ष्मी को ध्यान से देखा। वह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। लक्ष्मी की खूबसूरती देखकर एक पल के लिए रिद्धिमा हैरान रह गई। तुम गांव में रहती हो ना, लेकिन इतनी खूबसूरत हो। तुम कभी पार्लर गई हो? रिद्धिमा की बात सुनते ही लक्ष्मी के होठों पर मुस्कान खिल उठी। नहीं मैडम जी, वह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये गांव बहुत छोटा सा है ना, पार्लर या फैशन वाली लड़कियां यहाँ नहीं है। लक्ष्मी का जवाब सुनकर रिद्धिमा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई थी। उसने लक्ष्मी से पूछा, तुम्हारा मन नहीं करता? रिद्धिमा की बात सुनकर लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें नीचे झुका ली और फिर धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ कहती है मैं सुंदर हूँ, मुझे पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लेकिन रिद्धिमा ने लक्ष्मी की बात को सुना ही नहीं। वह तो बस लगातार उसके कपड़ों की तरफ देख रही थी। लक्ष्मी का वह घेरदार लहंगा और उस पर पहनी हुई रंगीन ओढ़नी दोनों ही रिद्धिमा को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। रिद्धिमा का मन कर रहा था कि वह भी ऐसे कपड़े पहनकर देखे, लेकिन उसने लक्ष्मी से ये बात नहीं कही। रिद्धिमा को इस तरह अपने कपड़ों की तरफ घूरते हुए देखकर लक्ष्मी ने हंसते हुए पूछा, आप मेरे कपड़े पहनना चाहती है ना? रिद्धिमा उसकी बात सुनकर चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? लक्ष्मी ने अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए बड़ी अदा के साथ जवाब दिया, मैं ना सामने वाले के दिल की बात बड़ी जल्दी जान जाती हूँ। बापू कहते हैं बचपन से ही हुनर है मेरा ये। लक्ष्मी की बात सुनकर रिद्धिमा जोर जोर से हंस पड़ी। उसे लक्ष्मी की भोली भाली बातें और उसका खूबसूरत सा मासूम चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। रिद्धिमा को ऐसा लगा जैसे वह इस हवेली में बोर नहीं होने वाली है। उसे एक सहेली मिल गई। तभी रिद्धिमा को अचानक से अपने हैंडबैग में रखे उस लाल रंग की चुनरी का ख्याल आया और उसने पास ही रखे हैंडबैग से वह लाल चुनरी बाहर निकाली। रिद्धिमा के हाथ में वह चुनरी देखकर लक्ष्मी कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर जैसा कुछ नजर आने लगा, लेकिन रिद्धिमा ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रिद्धिमा ने वह चुनरी लक्ष्मी की तरफ बढ़ाई और पूछा,
तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? जब मैं गांव में आ रही थी ना, तो रास्ते में एक पेड़ पर बंधी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे बैग में आ गई। देखो, तुम इस गांव की रहने वाली हो? बिना नजर उठाए रिद्धिमा लगातार अपनी बात कह रही थी, लेकिन जब लक्ष्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो रिद्धिमा ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। लक्ष्मी तो लक्ष्मी वहां पर नहीं थी। ये देखकर रिद्धिमा हैरान हो गई। अभी बस 1 सेकंड पहले तो यहीं पर थी, और वह बाहर कब गई? अगर लक्ष्मी यहाँ से चलकर बाहर गई तो उसके पायल की आवाज मुझे सुनाई क्यों नहीं दी? ये लक्ष्मी बड़ी अजीब पहेली है। रिद्धिमा ने कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी उसे दूर दूर तक नजर नहीं आई। रिद्धिमा के लिए उससे लाल रंग की चुनरी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि रिद्धिमा ने कुणाल से तो कह दिया था कि उसे लाल चुनरी के उसके बैग में होने की वजह वो नहीं जानती थी। लेकिन रिद्धिमा पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर खुद भी बहुत परेशान थी, और इसीलिए उस चुनरी को अपने हाथ में पकड़कर रिद्धिमा रुक्मा देवी जी के पास जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही रिद्धिमा हवेली के पिछले हिस्से में पहुंची, उसने देखा कि रुक्मा देवी एक बड़े से आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। रिद्धिमा को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अम्मा कैसी हैं आप? रिद्धिमा को देखकर रुक्मा देवी के बूढ़े चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से रिद्धिमा को अपने पास बुलाया। इधर आ छोरी, क्या हुआ? कोई काम था? अरे लक्ष्मी को कह देती हूँ, तू परेशान क्यों हो रही है? रिद्धिमा रुक्मा देवी के पास जाकर बैठ गई। उसने रुक्मा देवी से पूछा, लक्ष्मी अभी कुछ देर पहले आई थी मेरे कमरे में, वहीं थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक कब गायब हो गई। रिद्धिमा की बात सुनकर रुक्मा देवी हंसने लगी। अपने चूल्हे में आग जलाते हुए उन्होंने रिद्धिमा के चेहरे की तरफ नजर उठाकर देखा और फिर जवाब दिया, उसके पांव नहीं टिकते एक जगह पर। पूरे 25 साल की हो गई, लेकिन बच्चों की तरह कभी यहाँ कभी वहां सारा दिन इधर से उधर दौड़ती रहती है। तू बता, किस काम से आई है बिटिया? रिद्धिमा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी लाल चुनरी रुक्मा देवी को दिखाते हुए पूछा, इसके बारे में पता करने आई हूँ। आपके गांव के बाहर खिजड़ी के पेड़ पर बंधी हुई थी, और पता नहीं कैसे अचानक मेरे सामान में आ गई। रुक्मा देवी बड़े ध्यान से कुछ देर तक सोचती रही। एकदम चुपचाप खामोश उन्होंने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना पल के झपकाए उस लाल चुनरी की तरफ देखे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, इसको अपने पास ना रखना, जहां से लाई है वहीं छोड़कर आजा। राम जाने किसने वहां पर बांधी होगी, क्या मांगने के लिए बांधी होगी, ठीक ना हुआ। रुक्मा देवी की यह बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी सी घबरा गई। लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, रिद्धिमा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। रुक्मा देवी ने अपनी जगह से उठकर रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा और उसे फिर तसल्ली देते हुए कहा, मैं जानती हूं तूने जानबूझकर ना किया। अब एक काम कर, ये चुनरी मारे को दे दे, मैं किसी को कहकर इसे दोबारा से पेड़ पर बंधवा दूंगी। रिद्धिमा को रुक्मा देवी की बात सही लगी। वह किसी भी तरह से परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी और रुक्मा देवी उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। इसीलिए रिद्धिमा ने वह चुनरी रुक्मा देवी को दे दी। रुक्मा देवी ने रिद्धिमा से वादा किया कि वह चुनरी को उसकी सही जगह पर पहुंचा देगी। रिद्धिमा जैसे ही पलटकर वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी, अचानक से उसे अपने रक्षा सूत्र का ख्याल आया। उसने सोचा कि यही सही मौका है जब रुक्मा देवी से इसके बारे में बात की जा सकती है। रिद्धिमा ने उनसे पूछा, अम्मा वो मेरे हाथ का रक्षा सूत्र कहीं टूटकर गिर गया था, शायद उसी पेड़ के पास। क्या यहाँ गांव में कोई पंडित हैं जो दूसरा रक्षा सूत्र बना सकते हैं? रुक्मा देवी ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगी, अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ मर गई? कहाँ घूमती रहती है सारा दिन, इधर तो आ। कुछ ही देर बाद हंसती मुस्कुराती हुई लक्ष्मी दौड़कर वहां पर आई। रिद्धिमा को फिर से उसकी पायल की आवाज सुनाई दी। रिद्धिमा के दिल में ख्याल आया, जब ये मेरे कमरे में अचानक से गई थी तो उसकी घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई क्यों नहीं दी थी? लेकिन तब तक लक्ष्मी की आवाज ने रिद्धिमा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही थी मेरे को? रुक्मा देवी ने अपने चूल्हे की आग को तेज करते हुए लक्ष्मी को रिद्धिमा की मदद करने के लिए पास के मंदिर ले जाने को कहा। देख लक्ष्मी, इस शहर की छोरी का रक्षा सूत्र टूट गया है, जा अपने पास के पुजारी जी से जरा एक नया रक्षा सूत्र तो बनवा कर ला दे, इसको अपने साथ ले जा, इस बहाने थोड़ा घूम भी आएगी गांव को। रुक्मा देवी की बात सुनकर रिद्धिमा बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे गांव में घूमने जाने का बड़ा शौक था। उसे गांव के लोगों की जिंदगी को देखना था।
गांव के लोगों से मिलना था, उनसे ढेर सारी बातें करनी थी और इसी एक्साइटमेंट में रिद्धिमा लक्ष्मी के साथ जाने को तैयार हो गई। लक्ष्मी रिद्धिमा को अपने साथ लेकर हवेली से बाहर निकली और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के पास पहुंचे। लक्ष्मी ने मंदिर से कुछ कदम दूरी पर ही रिद्धिमा से कहा, वो रहे पंडित जी, सामने बैठे होंगे, आप जाओ अपना रक्षा सूत्र बनवा लो। रिद्धिमा ने पूछा, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लक्ष्मी ने अपनी गर्दन हिलाकर शर्माते हुए मना कर दिया। वो क्या है ना, मैं अभी आपके साथ अंदर नहीं चल सकती। रिद्धिमा शायद लक्ष्मी की बात को समझ नहीं पाई थी। उसने लक्ष्मी से अंदर न आने की वजह पूछी, लेकिन लक्ष्मी ने उसे बताया कि इस वक्त वह अपवित्र थी और गांव की लड़कियां ऐसे वक्त में मंदिर के अंदर नहीं जाया करती थी। रिद्धिमा समझ गई और इसीलिए लक्ष्मी से इंतजार करने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। वैसे ऐसे वक्त में हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते, भले ही हम लोग शहर के हैं, लेकिन इस बात को तो हम भी मानते हैं। रिद्धिमा अकेले ही मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर के अंदर जाते वक्त रिद्धिमा ने एक बार पलटकर लक्ष्मी की तरफ देखा। लक्ष्मी मंदिर के दूसरी तरफ मुंह फेर करके खड़ी हुई थी। मंदिर के अंदर आना तो दूर, वह उस तरफ देख भी नहीं रही थी। रिद्धिमा को उस पर थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वह मंदिर में नहीं आ सकती और इसीलिए इस तरह खड़ी होगी। ये सोचते हुए लक्ष्मी जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंची, वहां ठीक उसके सामने पंडित जी बैठे हुए थे। प्रणाम पंडित जी। रिद्धिमा को देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, गांव में नई आई हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें? रिद्धिमा ने पंडित जी की बात का जवाब दिया, जी पंडित जी, गांव के हॉस्पिटल है ना, मेरे हस्बैंड वहां पर डॉक्टर है, हम लोग बस अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। पंडित जी ने रिद्धिमा को वहां पर बैठने का इशारा किया। रिद्धिमा को देखकर वे समझ गए थे रिद्धिमा शहर की रहने वाली है। बताओ बेटा, कुछ खास काम से आना हुआ या बस भगवान के दर्शन करने आई हो? रिद्धिमा पंडित जी के पास बैठी ही थी और फिर उसने वह पूरी घटना पंडित जी को बता दी कि किस तरह खेजड़ी के पेड़ से उसका रक्षा सूत्र टूटकर गिर गया। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद पंडित जी के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता के भाव थे। उन्होंने जवाब दिया, देखो बिटिया, रक्षा सूत्र तो हम बना देंगे, लेकिन एक बात के लिए तुमको सावधान करना चाहता हूँ। इस गांव की हवा में कुछ काली शक्तियां घूमती है। मेरा बनाया हुआ रक्षा सूत्र तुम्हें उन काली शक्तियों से एक हद तक ही बचा कर रख पाएगा। पंडित जी की बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी सी डर गई थी। हालांकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट होने की वजह से रिद्धिमा अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान थी। काली शक्तियां? आप कहना क्या चाहते हैं? पंडित जी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रिद्धिमा के सवाल का जवाब दिया। बहुत साल पहले इस मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। कमाल की शक्तियां थी उनके पास। अगर अपने हाथ से बना धागा एक बार किसी के हाथ पर बांध देते तो फिर भगवान भी उसका बाल नहीं बांका कर सकते थे। पंडित जी की बात सुनकर रिद्धिमा को उस कहानी को सुनने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि रिद्धिमा के लिए सब कुछ बहुत अलग था और इसीलिए उसने एक्साइटमेंट के साथ पंडित जी से पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? रिद्धिमा की जल्दबाजी देखकर पंडित जी को हंसी आ गई। बताते हैं बेटा। होना क्या था, वे पुजारी किसी तांत्रिक की बातों में आ गए और बस अपनी शक्तियों का उन्होंने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और उसी के चलते इस गांव की जमीन पर उसने कुछ काली शक्तियों को जगा दिया। रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसने इससे पहले कभी इस तरह की काली शक्तियों के बारे में सुना ही नहीं था और इसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो क्या वे काली शक्तियां किसी को नुकसान भी पहुंचा देती है पंडित जी? और गांव के लोग, उन्होंने कभी इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं किया? रिद्धिमा के सवाल में पंडित जी ने उसे बताया, देखो बेटा, इन काली शक्तियों के अपने कुछ नियम कायदे हैं और वे क्या है ये तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ। बस ये धागा तुम्हारे हाथ में बांध देता हूँ ताकि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, लेकिन इस गांव में किसी भी अनजान इंसान से रिश्ता बढ़ाने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ना। रिद्धिमा पंडित जी की बात सुनकर एक बार फिर से हैरान हो गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? पंडित जी ने रिद्धिमा के हाथ पर धागा बांध दिया था और साथ ही कुछ मंत्र पढ़कर उस धागे को अपने मंत्रों से शक्तिशाली भी बना दिया था। मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने कहा, कहने का मतलब यह है बिटिया, वह काली शक्तियां कभी भी किसी के भी रूप में तुमको नुकसान पहुंचाने आ सकती है। बस आंधी वाली रात में कभी बाहर मत निकलना। इतना कहकर पंडित जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और फिर भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त हो गए। पंडित जी को भगवान की पूजा अर्चना करते देख रिद्धिमा ने उनसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछना चाहा और उन्हें फिर डिस्टर्ब नहीं करना ही सही समझा और इसीलिए वे मंदिर से बाहर आ गई। लक्ष्मी कुछ ही दूर पर अभी भी रिद्धिमा का इंतजार कर रही थी। रिद्धिमा को वापस आते देख लक्ष्मी ने अपने घूंघट के अंदर से ही सवाल किया,
हो गया आपका काम? रिद्धिमा ने अपने हाथ पर बंधा हुआ वह धागा लक्ष्मी को दिखाकर कहा। हाँ, पंडित जी ने रक्षा सूत्र बांधा है। लक्ष्मी ने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाकर रिद्धिमा के हाथ पर बंधे हुए रक्षा सूत्र की तरफ देखा और फिर वापस अपना घूंघट गिराकर जोर जोर से हंसने लगी। लक्ष्मी को इस तरह हंसता देखकर रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? लक्ष्मी ने हंसते हुए जवाब दिया। आपको क्या लगता है कुछ होता है इससे? अरे जब वह आती है ना तो ये धागे, रक्षा सूत्र सब फेल हो जाते हैं मैडम जी। इतना कहकर लक्ष्मी चुप हो गई। रिद्धिमा ने उससे बार बार ये पूछने की कोशिश की कि वह किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन लक्ष्मी ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के लिए जैसे लक्ष्मी एकदम खामोश हो गई थी। लक्ष्मी को इस तरह खामोश देखकर रिद्धिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन आती है? इस बार लक्ष्मी ने रिद्धिमा के कान में आकर धीरे से कुछ डरावने अंदाज में कहा, वही जो काली अंधेरी रात में घूमती है और उसको जो चाहिए ना वह पाकर रहेगी, कोई ना रोक सकेगा उसको। लक्ष्मी के इस अंदाज से रिद्धिमा एकदम से डर गई थी और हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे की तरफ हटाते हुए पूछा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? रिद्धिमा की बात सुनते ही लक्ष्मी एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी और फिर बिना कुछ कहे उसने रिद्धिमा को घर की तरफ चलने का इशारा किया। रिद्धिमा चुपचाप लक्ष्मी के पीछे पीछे हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली में पहुंचने के बाद लक्ष्मी ने अचानक से रिद्धिमा से पूछा, आपको तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे ना? आप 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए तुम्हारे नए कपड़े लेकर आती हूँ। अचानक से लक्ष्मी ने जब ये बात रिद्धिमा से कही तो उसे पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर याद आया कि सुबह जब वह लक्ष्मी से मिली थी तो उसके दिल में लक्ष्मी के जैसे कपड़े पहनने का ख्याल आया था और उस वक्त भी लक्ष्मी ने यही सवाल किया था। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, रहने दो, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन लक्ष्मी रिद्धिमा की कोई बात सुने बिना दौड़कर चली गई और पलक झपकते ही अपना एक नया लहंगा और ओढ़नी रिद्धिमा के हाथ में लाकर उसने थमा दिया। ये लो, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, डॉक्टर साहब आते होंगे ना, आपको ऐसे कपड़े में देखकर खुश हो जाएंगे। रिद्धिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डॉक्टर साहब को सरप्राइज दूं? लक्ष्मी ने अपनी आंखों में हैरानी के साथ एक्सप्रेशन लेकर रिद्धिमा से पूछा। सरप्राइज मतलब? रिद्धिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। रिद्धिमा भी जल्दी से जल्दी उन कपड़ों को पहनकर गांव की लड़की की तरह तैयार होने को बेचैन हो रही थी। वो काफी एक्साइटेड थी इस बात को लेकर कि उसे पहली बार इस तरह से तैयार होने का मौका मिला था। रिद्धिमा जल्दी से अपने कमरे में गई और उसने लक्ष्मी के कपड़े पहन लिए। शाम का वक्त हो चला था और कुणाल के घर वापस आने का भी। रिद्धिमा बेसब्री से कुणाल का इंतजार कर रही थी। वह उन कपड़ों में कुणाल को सरप्राइज देना चाहती थी। रिद्धिमा ने अपने आप को सामने रखे हुए आईने में निहारा और खुश होते हुए कहा, मिस्टर कुणाल शर्मा, आज आप मुझे देखेंगे ना तो बस हैरान हो जाएंगे। आपकी रिद्धिमा पूरी तरह बदल गई है। एक काम करती हूँ, कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, कुणाल मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। यह सोचते रिद्धिमा ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और खिड़की की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद कुणाल हवेली लौट कर आया और जैसे उसने अपने कमरे में कदम रखा, सामने खड़ी हुई रिद्धिमा को पहचान नहीं पाया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुणाल को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि शायद वहां पर गांव के कपड़े पहने हुए कोई लड़की खड़ी है। और जहां तक कुणाल को पता था, उस हवेली में सिर्फ एक लक्ष्मी ही थी जो इस तरह के कपड़े पहना करती थी। और यही सोचकर कुणाल ने पूछा, लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रिद्धिमा? बदले में रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कुणाल के साथ शरारत करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि कुणाल उसे पहचान पाएगा भी या नहीं, और इसलिए रिद्धिमा ने जानबूझकर लक्ष्मी की तरह लंबा घूंघट ओढ़ लिया था। जब रिद्धिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया तो कुणाल को अचानक से याद आया, अच्छा समझ गया, शाम के वक्त तुम मौन व्रत कर लेती हो, किसी से बात नहीं करती हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम इस वक्त यहाँ पर? रिद्धिमा ने इस बार पलटकर कुणाल की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर लंबा घूंघट होने की वजह से कुणाल अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। रिद्धिमा जैसे ही चलकर कुणाल की तरफ आने लगी, कुणाल ने फिर से पूछा, तुम लक्ष्मी हो ना? कुणाल की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। रिद्धिमा तब तक आगे बढ़कर कुणाल के पास आ चुकी थी। यह देखकर कुणाल घबरा गया और उसने अपने कदम पीछे की तरफ खींच लिए।
लेकिन तब तक रिद्धिमा ने शरारत के साथ आगे बढ़कर कुणाल को कस कर गले लगा लिया। अचानक से इस तरह से रिद्धिमा के करीब आ जाने से कुणाल चौंक गया। उसके दिमाग में अभी भी बस यही चल रहा था कि शायद वो कोई और लड़की है। कुणाल ने झटके से उसे अपने से दूर किया और कहा, क्या कर रही हो ये सब? आप लक्ष्मी तो है नहीं, फिर कौन है आप? यहाँ पर क्या कर रही है मेरी वाइफ? कुणाल की हालत देखकर रिद्धिमा को जोर जोर से हंसी आ गई और उसने झटके से अपने मुंह का घूंघट हटा दिया। कुणाल, मैं रिद्धिमा हूँ, तुम तो डर गए यार। रिद्धिमा को उन कपड़ों में देखकर कुणाल भी जोर जोर से हंसने लगा। ओ माय गॉड रिद्धिमा, तुमने ये सब क्या पहन लिया यार? अब मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पहले तो मुझे लगा कि वो लक्ष्मी है। देखो, दोबारा ऐसा मजाक मत करना प्लीज। रिद्धिमा ने शरारत के साथ कुणाल के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ? एकदम गांव की गोरी ना? कुणाल ने पास ही टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और फिर वहां बेड पर बैठ गया। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। मुझे सच में लगा था कि पता नहीं कौन लड़की है मेरे कमरे में आ गई, लेकिन कुछ भी हो यार, तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो। रिद्धिमा अपने घेरदार लहंगे को गोल गोल घुमाकर खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा उसी गांव की लड़की बन गई थी जो उस तरह के कपड़े पहनकर बहुत खुश थी। रिद्धिमा ने कुणाल को अपने नए रक्षा सूत्र के बारे में और पंडित जी की सुनाई हुई कहानी के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद कुणाल को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैसी बात कर रही हो रिद्धिमा? आजकल के जमाने में और काली शक्तियां, इन सबको नहीं मानता यार मैं। रिद्धिमा इस बात को जानती थी कि कुणाल इतनी जल्दी इन बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था और इसीलिए रिद्धिमा ने कुणाल को उस वक्त कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन रिद्धिमा ने कुणाल को वह सारी बातें बताई जो पंडित जी ने बताई थी और कुणाल को भी अनजान लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया, जानती हो ना रिद्धिमा, मेरे दादाजी भी एक मंदिर में बहुत बड़े पुजारी थे। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कुणाल, पहले तो आपने कभी मुझे दादाजी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुणाल ने अपने कपड़े चेंज करते हुए रिद्धिमा की बात का जवाब दिया। आज अचानक वो पंडित जी वाली बात चली ना तो याद आ गया। मैं बहुत छोटा था तब दादाजी एक मंदिर से अचानक गायब हो गए थे। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए सवाल किया, गायब हो गए थे मतलब क्या हुआ था उन्हें? फिर कुणाल ने रिद्धिमा को अपने बचपन में हुई उस घटना के बारे में बताया जिसकी वजह से कुणाल और उसके परिवार ने काफी परेशानियों का सामना किया था। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि उसके दादाजी एक मंदिर में पुजारी हुआ करते थे और एक दिन अचानक से वे बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए। कुणाल के परिवार ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनका कभी कोई पता नहीं चला। ये जानने के बाद रिद्धिमा काफी हैरान हो गई थी। लेकिन कुणाल, ऐसे कैसे वह घर छोड़कर चले गए थे? मेरा मतलब कोई तो वजह रही होगी। कुणाल ने उदास होकर कहा, पता नहीं, दादाजी के जाने के बाद कुछ दिन बाद ही दादी की मौत हो गई थी और उसके बाद पापा ने भी कभी उनके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करी थी। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा भी काफी सीरियस हो गई थी क्योंकि कुणाल अपने पापा को बहुत याद किया करते थे। कुणाल के पापा की भी कुछ साल पहले अचानक एक हादसे में मौत हो गई थी और इसीलिए कुणाल अपने पापा के बारे में रिद्धिमा से कभी कुछ ज्यादा बात नहीं करते थे। कुणाल ने सीरियस होकर कहा, देखो ना रिद्धिमा, पहले दादाजी और फिर पापा, कोई भी तो नहीं रहा। सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। कुणाल काफी इमोशनल हो गया था। रिद्धिमा ने कुणाल का हाथ पकड़कर उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। जाने दो ना कुणाल, और जानते हो ना, मुझे तो ये सब जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड किसी बहुत बड़े ज्ञानी पुजारी के पोते हैं। रिद्धिमा ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि कुणाल को अपने आप ही हंसी आ गई। कुणाल ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से पूछा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ डिनर का क्या इंतजाम है? कुणाल के सवाल पर रिद्धिमा ने उससे बताया कि रुक्मा देवी जी ने उन दोनों का खाना बना लिया था। यह सुनकर कुणाल ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, लेकिन हम कब तक उनके घर में खाना खाते रहेंगे यार? कुणाल की बात पर रिद्धिमा ने उसे बताया, परेशान मत हो कुणाल, बस कल हम अपनी किचन अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद तुम रोज मेरे हाथ का खाना खाया करोगे। तभी अचानक से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, लक्ष्मी अपने हाथ में खाने की थाली लेकर खड़ी हुई थी। लक्ष्मी के चेहरे पर अब भी वही लंबा घूंघट था और शाम का वक्त हो गया था, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसने बस इशारे में कुणाल को वह थाली लेने के लिए कहा। कुणाल ने धीरे से लक्ष्मी से कहा, थैंक यू लक्ष्मी, और रुक्मा जी को कहना कि कल से हम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेंगे, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुणाल की बात सुनकर लक्ष्मी ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन कुणाल ने एक बात नोटिस की,
जब कुणाल ने लक्ष्मी के हाथ से खाने की थाली ली तो लक्ष्मी ने धीरे से कुणाल के हाथ को छू लिया। कुणाल को लक्ष्मी का इस तरह से अपने हाथ को छूना पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग दे रहा था। कुणाल का दिल बार बार उससे कह रहा था शायद लक्ष्मी ने जानबूझकर किया था, लेकिन कुणाल अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर लक्ष्मी ऐसा क्यों करेगी? वो गांव की मासूम सी लड़की है, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुणाल को इस तरह अपने ख्यालों में गुम देखकर रिद्धिमा ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ कुणाल, क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी थी ना वहां पर, कुछ कहा क्या उसने? अरे रात को तो वो वैसे भी किसी से कहाँ बात करती है। कुणाल ने खाने की थाली टेबल पर रख दी और फिर रिद्धिमा की तरफ पलट कर देखा। लक्ष्मी कुछ अजीब नहीं लगती? मेरा मतलब उसकी हरकतें? रिद्धिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ कुणाल लगता तो है, लेकिन मुझे लगता है गांव की रहने वाली है, शायद इसीलिए हमें उसकी हरकतें थोड़ी अलग सी लगती है, वरना वो बहुत अच्छी है। इस वक्त भी दो आंखें कुणाल और रिद्धिमा के कमरे के बाहर से झांक कर उन्हें देख रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। कुछ ही दिनों में कुणाल और रिद्धिमा उस हवेली में बड़े आराम से रहने लगे। रिद्धिमा और कुणाल वहां के रहन सहन में एडजस्ट करना सीख गए थे।